तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाइस, आप वीडियो को पूरे अच्छे से देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन आप में मिस हो जाएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि इसमें से ये सब्जेक्ट ही है सामाजिक विज्ञान का, इसमें से क्वेश्चंस आपको कहाँ से एग्जाम में आ जाता है उसका कोई आता पता नहीं रहता। बहुत क्वेश्चन इसमें घुमा के भी दे देता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। तो दोस्तों, वीडियो से चलने से आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की मुद्रा की इकाई यानी लिरबे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1794 ईस्वी, ठीक है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? लिरबे। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कि बढ़ते जा रहे कर्ज चुकाने के लिए या सेना के रखरखाव के लिए या राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए या इनमें से सभी। तो इसका हमारा हो जाएगा 2 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 3 कि फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% लोग कौन थे? तो ऑप्शन हमारा किसान, पादरी, वकील या अमीर। तो क्या थे? तो किसान थे। उसके बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर है 4 कि 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की थी? द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की थी? तो 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, मोंतेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना किसने की थी? तो मोंतेस्क्यू। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब 1791 में फ्रांस कोई नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है हमारा सम्राट की शक्तियों का सीमित करना, मतदान के अधिकार को छीन लेना, पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र को समाप्त कर देना या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 का ए, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दहेज प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा या सती प्रथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दास प्रथा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले? तो कौन चाहते थे? तो उदारवादी लोग चाहते थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवाद शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? तो ऑप्शन हमारा है फ्रेडरिक एंगेल्स, दूसरा रॉबर्ट ओवेन, तीसरा कार्ल मार्क्स, चौथा नेपोलियन बोनापार्ट। तो हमारा 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी तीसरा कार्ल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? तो ऑप्शन है फ्रांसीसी, इटली, जर्मनी या रूसी। तुम्हारा 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी रूसी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ है 10 कि मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया? तो ऑप्शन है हमारा समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या लेबर पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कि 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन से देश थे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, फ्रांस, ग्रीस व डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड व बुल्गारिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड व आइलैंड। तो हमारे 11 का आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मानी जाती है वो भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन दिया हुआ उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, बिहार, पटना, झारखंड, रांची या गुजरात, गांधीनगर। तो हमें बता देता हूँ कि झारखंड के रांची से कर्क रेखा होकर गुजरता है, ठीक है। और यहाँ और उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मानी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का हमारा आंसर हो जाएगा एक, यानी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि पश्चिम
पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? तो ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो 13 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, तीसरा यानी हिंद महासागर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी हैं? तो किस देश के साथ जुड़ी हैं? तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 से सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारा हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय या नेपाल हिमालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल हिमालय। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किन के नाम है? तो ऑप्शन नंबर जातियों, शहरों, सेलों या पहाड़ियों। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी पहाड़ियों के नाम है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बना है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो ऑप्शन हमारा है सिंधु, सतलुज और तीस्ता। दूसरा है सिंधु, ब्यास और झेलम। तीसरा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चौथा सिंधु, रावी और चेनाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हमारा तीसरा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है कि किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो ऑप्शन हमारा समृद्ध मृदा आवरण, दूसरा प्रचुर पानी की उपलब्धता, तीसरा अनुकूल जलवायु, चौथा इनमें से सभी कारणों से। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी कारणों से। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो मानसरोवर किस देश में स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 है कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो किस नदी में मिल जाती है? तो सिंधु में मिल जाती हैं। उसके बाद हमारा 21 क्वेश्चन है। 21 नंबर कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो ऑप्शन हमारा डल, वुलर, सांभर या चिल्का। तो हमारा 21 का आंसर हो जाएगा ए, डल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो जल विद्युत उत्पादन में सहायता करती है होती है, आसपास के क्षेत्र की जलवायु को समान के बनाती है, हाँ ये भी होता है, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है, तो ये भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा का डी, यानी इनमें से सभी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो 23 में हमारा ऑप्शन दिया लोकतंत्र, राजशाही तंत्र, तानाशाही तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 23 का क्या आंसर हो जाएगा? 23 का हो जाएगा हमारा आंसर ए, लोकतंत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया? तो किस बदल गया? इसका आंसर होगा परवेज मुशर्रफ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 25 की दिया हुआ है। एक सेकेंड, कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 25, हाँ मिल गया। कि क्वेश्चन दिया हुआ लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ समता और स्वतंत्रता का पोषक है, इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, इसमें लोकप्रिय एवं स्थायी शासन पाया जाता है, इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। तो हमारा 25 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 27, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, जनता के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमाव कर शासन संबंधी निर्णय लेना, मताधिकार के अधिकार पर लोगों को छीन लेना। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन या फिर इनमें से सभी। तुम्हारा 27 का आंसर हो जाएगा ए, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28 का हमारा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल 28 वर्षों तक रखना पड़ा। यह जेल किस द्वीप में स्थित? तो ऑप्शन हमारा मेरियन द्वीप,
डायर द्वीप, मालद्वीप, मालगास द्वीप या रोबेन द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रोबेन द्वीप। उसके बाद यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 29 कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगे तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया। ऑप्शन है हमारा भेदभाव वाले कानून को वापस लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया, या नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा यानी डी, इनमें से सभी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 30 की एक सेकेंड 30 लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है। तो ऑप्शन किसका होना जरूरी माना जाता है, तो संविधान का होना जरूरी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 30 या 31, भारत में किस आधार पर हुए बंटवारे की विभाषिका झेली। भारत देश ने किस आधार पर ऊपर हुए बंटवारे की विभाषिका झेली। तो इसका आंसर क्या होगा, जाति, धर्म, भाषा, भूमि। तो इसका आंसर होगा धर्म। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है कि संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है। तो ऑप्शन हमारे लोगों के बीच जरूरी भरोसा का सहयोग विकसित करता है। हाँ, तो ये करता है। उसके बाद सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। हाँ, ये भी करता है। समाज के गठन के लिए लोगों की आशंकाओं का व्यक्त करता है। हाँ, ये भी करता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 33, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है। तो क्या है, रायगंज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। तो ये भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टर हुए हैं, हेक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है। तो खेती है। गांव में अधिकतर क्या होता है, खेती होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो हमें ऑप्शन दिया हुआ गैर कृषि क्रियाएं, सामान्य क्रियाएं, सहायक क्रियाएं या संयुक्त क्रियाएं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गैर कृषि क्रियाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया हुआ प्राकृतिक संसाधन, मानवीय पूंजी, भौतिक पूंजी या इनमें से कोई नहीं। तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ये मानवीय पूंजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 38 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होता है, जो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो सही बढ़ाता है। देखिए, साक्षरता दर भी बढ़ाता है, लोगों का स्वास्थ्य बढ़ाता है, कौशल निर्माण बढ़ाता है। तो ये क्या उसका हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 39, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच विकास किसका विभाजन हुआ रहता है। ऑप्शन है हमारा भूमि, आय, श्रम या संपत्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 39 का आंसर हो जाएगा श्रम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 40, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 40 दिया हुआ है हमारा, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो साक्षरता और स्वास्थ्य ये तो बोझ नहीं होती है, कौशल निर्माण ये भी बोझ नहीं होती है, निरक्षर और अस्वस्थ ये बोझ होता है। निरक्षर यानी वो बिना अनपढ़ पढ़ा लिखा हुआ नहीं रहेगा, और अस्वस्थ रहेगा यानी हमेशा बीमार उमार रहेगा। तो वो क्या करेगी, जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका आज एग्ज़ाम है इसी का, तो आपको एग्ज़ाम को अच्छे से देना है। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो गाइज फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।